नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। रामनगरी अयोध्या पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, रामलला का किया दर्शन। 2 किलोमीटर के रोड शो में हुई फूलों की बरसात। इटावा में पीएम ने कांग्रेस और सपा पर जमकर बोला हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अजीबो गरीब बयान, बोले हमारी सरकार आई तो सिर्फ जाति जनगणना नहीं आर्थिक सर्वे भी होगा, खत्म करेंगे अग्निवीर योजना, नई राजनीति की होगी शुरुआत। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बड़ा एक्शन, ईडी ने आरोपी विनोद चौहान को कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने ईडी को मिली 7 मई तक रिमांड। आप में मचा हड़कंप। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का बड़ा खुलासा, बोले सुबह 6 बजे राहुल गांधी के घर गया, कांग्रेस और टीएमसी के गठबंधन नहीं होने की बताई वजह। जेल से बाहर आए बाहुबली अनंत सिंह, मिली 15 दिन की पैरोल। बड़ी संख्या में जुटे समर्थक, बिहार में तेज हुई सियासी बयानबाजी। पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जोरों शोरों से लोकसभा चुनाव के प्रचार पे लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन किए और फिर 2 किलोमीटर रोड शो किया। इस दौरान पीएम मोदी के काफिले पर फूलों की बरसात देखने को मिली। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बीच पहली बार अयोध्या आए हैं। वहीं पीएम ने आज इटावा में जनसभा को संबोधित किया और सपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कांग्रेस के शहजादे ने तो जनेऊ तक पहन लिया था। इन्होंने तो प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। सपा और कांग्रेस के नारे भी झूठे, वादे भी झूठे। जबरदस्त तरीके से पीएम मोदी ने और जनेऊ का भी जिक्र कर दिया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी राजनेता है, किस वक्त कहां कौन सा मुद्दा उठाना है, कब क्या चीज जरूरी है, अब क्या बिल्कुल जिसके ऊपर बातचीत नहीं करनी है, वो भली भांति जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इटावा में, अयोध्या में आज उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया, रामलला के दर्शन भी किए और इम्पैक्ट कांग्रेस पार्टी में हो रहा है छत्तीसगढ़ में। एक और नेशनल स्पोक्स पर्सन राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया। कारण कि रामलला के साथ कांग्रेस पार्टी ने जो बर्ताव किया, जिस तरीके से विरोध किया, उसके विरोध में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर की आवाज कि हमें रामलला का विरोध नहीं करना चाहिए, उसको दबाने की कोशिश की गई। और अब जब ये चुनाव बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी इन गलतियों की वजह से हार रही है, तो एक एक करके लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता कि कोई बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ नहीं रहा हो। तो ये कांग्रेस पार्टी किस तरह से प्रभु श्री राम से पंगा लेकर के फंसी है, वो उसका एक उदाहरण है। लेकिन इटावा के अंदर क्या भाषण दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने कहा कि भाई उनको किस तरह के यादव हैं ये, इनको अपने परिवार से बाहर कोई यादव नजर नहीं आता। उम्मीदवार चुनना हो, पार्टी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी हो, मंत्री बनाना हो, मुख्यमंत्री बनाना हो, तो ये सारी चीजें जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में करती है, वो सिर्फ खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई भतीजों के लिए ये सारा काम होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी यूपी में टारगेट लेकर के चल ही रहे हैं कि 75+। तो एक तो ओबीसी को लुभाना और रामलला को फिर से याद दिलाने का काम आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और कांग्रेस पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं है।
जी, अगली खबर में बात राहुल गांधी की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो जाति जनगणना कराएंगे। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगी, यह आर्थिक सर्वे होगा। मतलब हिंदुस्तान में किसके हाथ में कितना पैसा है, हर संस्था का सर्वे होगा। इससे पता लग सकेगा कि किस वर्ग के लोगों की क्या स्थिति है। राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब सामान्य वर्ग और महिलाओं के हाथ में कितना धन है। साथ ही अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात भी की है। राहुल गांधी ने इस तरीके का बयान दिया है। देखिए, ये मूर्खता है। दुनिया में जहां जहां भी वामपंथी गए, जहां जहां भी ये वायरस पहुंचा, वहां इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अलग अलग तरीके से इन्होंने वहां इंप्लीमेंट किया। चाहे वो कंबोडिया हो, चाहे वो यूएसएसआर के अलग अलग इलाके हों, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे वो चाइना हो, हर जगह इस तरह का काम इन लोगों ने किया। क्या निष्कर्ष निकला? क्या निष्कर्ष निकला? सिविल वॉर, हत्याएं, मारपीट, पूरा का पूरा समाज जो है अस्त व्यस्त हो गया। अब ये जो फॉर्मूला दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। जैन धर्म के लोग हैं, 1% के आसपास है, मे बी कम। अब उनके पास बहुत पैसा है। आप ये जो एक्सरे करना चाह रहे हो, इकोनॉमिक सर्वे करना चाह रहे हो, तो क्या करोगे तुम? कि जो लोग मेहनत करके, जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, उससे छीन करके उन लोगों को दे दोगे जिनकी संख्या ज्यादा है? आप क्या कहते हो आपको समझ में आता है? आप तो ये कह रहे हो कि अब फिर इसका मतलब है कि जिसकी जितनी संख्या है, संख्या के आधार पे ही वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तब तो लोग कहेंगे कि भाई ठीक है, बच्चे पैदा करो खूब, 14-14 बच्चे, 15-15 बच्चे, 20-20 बच्चे, 4-4 शादियां, 5-5। क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? और यही बात तो प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले कहा था। तो लगे पड़े सारे लोग फैक्ट चेक करने के लिए, कई सारे पत्रकार आ गए कि नहीं नहीं नहीं, उनके इसमें तो नहीं है। अब तो वो क्लियरिटी से कह रहे हैं कि भाई हम तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 50% अगर ओबीसी के पास जनसंख्या है तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में 50% जो है ओबीसी के पास जाएगा। चाहे वो मेहनत करे ना करे, पढ़ाई करे ना करे, बिजनेस करे ना करे, आप लोगों को कामचोर बनाने के लिए ये सब आप बातें कर रहे हो। हालांकि दिक्कत क्या है, ये बहकी बहकी बातें करने की आदत है इनकी। सरकार बननी नहीं है, सरकार बन भी जाएगा तो कानूनी प्रावधान नहीं है इन सब चीज़ों का। कोई वामपंथी मुल्क तो हम नहीं है। हिंदुस्तान में फंडामेंटल राइट है, और इस फंडामेंटल राइट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो इंटैक्ट है। किस मूर्खता की तरह ये बाहर आकर के लोगों के दिमाग में जहर डालने का काम कर रहे हैं, ये समझ से परे है। जी, इस खबर में बात दिल्ली शराब घोटाले की। दिल्ली शराब घोटाला और उससे जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी वकील विनोद चौहान को कोर्ट ने 7 मई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने विनोद चौहान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था और पूछताछ के लिए 4 दिनों की कस्टडी देने की मांग की थी। वहीं ईडी ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार किए गए विनोद चौहान ने कथित तौर पर गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को रिश्वत ली और नकदी पहुंचाई थी। ईडी ने अदालत को बताया कि विनोद चौहान को पता था कि यह पैसा दिल्ली शराब घोटाले से अपराध किया है। चौहान ने गोवा चुनाव के लिए हवाला के माध्यम से यह पैसा पहुंचाया था। वहीं इस खबर से आम आदमी पार्टी के बीच हड़कंप मचा हुआ है। क्यों एक और गिरफ्तारी से बेचैनी क्यों बढ़? देखिए, छापेमारी हुई, 1 करोड़ रुपया कैश में मिला है। ये कह रहे हैं ना, एक झटका नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सब जगह छापेमारी की, कहाँ है मनी ट्रेल, कहाँ है पैसा। अब 1 करोड़ रुपये कैश मिल गया, 1 करोड़ 6 लाख रुपया। अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और ईडी कह रही कि ये बचा हुआ पैसा है, ये अकेले 25 करोड़ 50 लाख रुपए ये गोवा पहुंचाया, साउथ लॉबी से पैसे लेकर के हवाला के जरिए, और इसलिए इसे गिरफ्तार किया गया है। अब कई सारे सवाल हैं कि अगर ये बरामदगी हुई है 1 करोड़ रुपया कैश, तो उसका हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। ईडी का दावा है कि जो पैसे आए
उसमें बहुत सारे तो यूज कर लिया, कुछ खर्च कर दिया, कुछ इधर उधर गायब कर दिया, छिपा दिया गया। ये जो बचा हुआ पैसा है, ये कैश, ये उसी का पैसा है। अब ये समझिए कि ये व्यक्ति अब मुंह खोलेगा तो केजरीवाल का क्या होगा। 7 तारीख को सुनवाई होनी है और उसके पहले इतना बड़ा खुलासा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हाल होने वाला है केजरीवाल का, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जी। और अब बात टीएमसी और कांग्रेस की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आखिर बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच अलायंस क्यों नहीं हुआ। अभिषेक ने कहा कि उनकी पार्टी यानी कि टीएमसी बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन चाहती थी, मगर लंबे समय तक कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पार्टी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर उलझ गई, इस कारण से हमारा गठबंधन नहीं हो पाया। साथ ही कहा कि अगर मैं गंभीर नहीं होता तो मैं सुबह 6 बजे दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर नहीं जाता। हम पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते थे। अभिषेक बनर्जी ने तो बात अब कह दी है। देखिए, मुझे लगता है कि यही गलती ये लोग करते हैं। राहुल गांधी को आप सिर पर बिठा करके रखोगे तो यही सब होगा। 6 बजे सवेरे सवेरे जाने का क्या मतलब है। आप गए, उनको लगा कि ये जो है कांग्रेस पार्टी के बिना चुनाव नहीं जीत सकते, चुनाव इनकी जरूरत है कांग्रेस पार्टी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सीट की मांग करो। आपने ही लत लगाई है ना राहुल बाबा करके। लेकिन सवाल यह है कि ये पहले आपने क्यों नहीं बताया। अभी इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम इलाकों में अब वोटिंग शुरू होने वाली है। 3rd फेज, 4th फेज, 5th फेज, ये हार्डकोर, जहां मुस्लिम समुदाय बहुत ज्यादा संख्या में है, और ये इलाका वही है जहां कांग्रेस भी मजबूत है, सीपीएम भी वोट पाती है, और चुनौती इन सब की भारतीय जनता पार्टी से है। तो मुस्लिम वोट बटेगा, क्यों बटेगा, तो भाई कांग्रेस पार्टी को लोग देंगे। अभी वहां क्या चल रहा है, टीएमसी क्या कह रही है कि भाई अगर तुमने कांग्रेस या वामपंथियों को दिया तो इसका मतलब है कि तुमने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। तो ये तो बताना पड़ेगा कि भाई गठबंधन क्यों नहीं कर लिया आप लोगों ने। तो ये एक लॉजिक दे रहे हैं कि देखिए गठबंधन करना हम चाहते थे, ये कांग्रेस वाले ही गठबंधन नहीं किए। हम तो इतना सीरियस थे कि हमने हाथ फैलाने के लिए सवेरे सवेरे 6 बजे हम उनके घर चले गए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। वो लोग गठबंधन करने के मूड में ही नहीं थे, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए मजबूरी में हमें अकेले लड़ना पड़ रहा है। ये सारे पैतरेबाजी, मुस्लिम वोट बटेना, ये अब्बास सिद्दीकी, कांग्रेस और वामपंथियों के पास मुस्लिम वोट ना जाए, उसको रोकने के लिए टीएमसी की तरफ से एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। आखिरी खबर में बात बिहार की। बिहार के बाहुबली लीडर और मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह को पैरोल मिल गई है और वो जेल से बाहर आ गए हैं। राज्य सरकार के गृह मंत्रालय ने अनंत को अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए 15 दिनों की पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 मई को होने वाली वोटिंग से पहले अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं। ऐसे वक्त में उनका जेल से बाहर आना बेहद अहम माना जा रहा है। उनके बाहर आते ही बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एनडीए गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि जब तक अनंत सिंह हमारे साथ थे तब तक वो अपराधी थे। वहीं अब अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड में चले गए हैं तो संत हो गए हैं। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि बिहार की सरकार खुद पैरोल पर है। अनंत सिंह पैरोल पर बाहर है तो सियासत क्यों हो रही है? देखिए, इस तरह की सियासत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्या मजबूरी है एक व्यक्ति जो जेल के अंदर है उसको बाहर लाने के लिए? बस इसलिए कि भाई मुंगेर, मोकामा, इस जो इलाका है वहाँ वोटिंग होना है, तो इनके रहने से जो है, आप ये समझिए कि किस तरह से क्रिमिनल, और सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अनंत सिंह वो मोबिलाइजर है, बाहुबली तो है ही। तो बड़े बड़ी रैलियां जो होती थी लालू यादव की, तो यही मोकामा, बढ़िया, इधर उधर से लोगों को जो है इकट्ठा करने का काम जो है अनंत सिंह करते थे। अनंत सिंह है तो उसका मतलब है कि आधा गांधी मैदान जो है वो भर देगा अपने से, और इसी बात का वो फायदा उठाते हैं। अब दिक्कत ये है कि सुशासन बाबू, उनको जवाब देना चाहिए। चुनाव के वक्त ही आप इस तरह के लोगों को बाहर लेकर के आएंगे
पैरोल पे बाहर लेकर के आएंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ना ही ये अच्छी राजनीति है। इसका मतलब साफ है कि उस इलाके में जेडीयू कमजोर पड़ रही है, इसलिए आपको इस तरह के स्टेपनी की आवश्यकता है। लेकिन आरजेडी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मेडिकल पैरोल पे तो लालू यादव भी बाहर है। भाई वो क्यों बाहर है? वो भी तो सजा याफ्ता मुजरिम है चारा घोटाले के अंदर। तो बिहार में जब तक इस तरह से बाहुबली घोटालेबाज राजनीति में उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, जब तक नीतीश कुमार हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो कोई भी हो, अपनी अपनी पार्टियों के अंदर, अपने अपने गठबंधन के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स को आप इज्जत बख्शेंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे, उनको जो है इंटरवीन करने का मौका देंगे, तब तक तो सारे लोग ही हमाम में नंगे हैं। फिर तो इसका मतलब, और यही दिक्कत है कि इस तरह के लोग राजनीति के ऊपर अख्तियार रखते हैं। बिहार नरक बना हुआ है इन्हीं लोगों की वजह से, इसी तरह की राजनीति की वजह से, इसी तरह की घटिया, जिसको कह सकते हैं कि क्रिमिनल्स एंड पॉलिटिशियंस का जो नेक्सस है, उस वजह से बिहार जो है आज हिंदुस्तान में सबसे फिसड्डी है, रहने लायक जगह नहीं बची है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।